बड़े अपडेट के साथ आज सुबह जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने अपने एक सेशन में आपको जानकारी देते हुए कहा था कि अमेरिका के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है और अमेरिका ने यह कहते हुए टारगेट किया कि अब यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। उन्होंने जिस तरह के बम यूज किए जिन्हें क्लस्टर बम कहा गया, जिसके माध्यम से ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों के भीतर जाकर बम ने नुकसान पहुंचाया और संभवतया अब यह कहा जा सकता है कि ईरान कैपेबल नहीं बचेगा कि वो आने वाले समय में न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर पाएगा। यह अमेरिका का दावा है। सुबह जब यह घटना हुई तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकाला गया कि संभव है कि आने वाले समय में अब अमेरिका को ईरान टारगेट करेगा और जितने भी दुनिया में अमेरिकन हैं उन्हें संभवतया ईरान के द्वारा प्रॉक्सी हमलों के लिए चेज किया जाएगा। इस वजह से आज दिन भर गहमा गहमी रही कि ईरान ने बदले में क्या किया। ईरान क्या बदला लेने के लिए कुछ करेगा या फिर केवल हमला सहकर बैठ जाएगा। इसी में अपडेट जानकारी यह निकल कर आई कि जैसे ही इन पर हमला हुआ, इन्होंने अपने नजदीकी टारगेट इजराइल को बनाया और इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। तो इजरायली मिसाइलों से ईरान की मिसाइलों से इजराइल का क्या नुकसान हुआ आज के सेशन में बताएंगे। और दिन के अंत होते होते यहां पर न्यूज चलने लगी कि इनके यहां पर यह रेजोल्यूशन पास किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देते हैं ताकि दुनिया के साथ तेल की कीमतों पर नेगोशिएट किया जा सके, दुनिया को प्रेशराइज किया जा सके कि ईरान पर हमले रोक दिए जाएं। आज के सेशन में ये सारी बातें ब्रीफ में शुरुआत में मैंने बताई, डिटेल में आगे चलकर होंगी। आप तस्वीरों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ट्रंप अब ईरान इजराइल वॉर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये वो ट्रंप हैं जो पिछले कई सालों से ये कहते आ रहे थे कि ये हम युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह की उकसावे की कार्रवाई शुरुआत में हर तरफ से हुई, फिर वर्ल्ड मीडिया ही ट्रंप के पीछे पड़ गई। मैंने सुबह वाले सेशन में आपको बताया था। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये फैसला लिया और अल्टीमेटली इस फैसले से प्रभावित होते हुए ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने पहुंच गए, जहां पर फोर्दो, नातांज और इस्फहान नामक स्थानों को इन्होंने टारगेट किया। आज मॉर्निंग के सुबह वाले सेशन में मैंने मॉर्निंग वाले सुबह शुरुआती सेशन में आपको यह जानकारी दे दी थी कि कौन से ठिकानों को टारगेट किया गया है। न्यूज चलने लगी ईरान की मीडिया के अंदर, अब हर अमेरिकी हमारा टारगेट है। तो बदले के इंतजार में आज दिन भर रहा गया कि देखते हैं अब क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। फिर साथ में खबर जुड़ती गई और जुड़कर आया कि ईरान ने इजराइल पर 30 से अधिक मिसाइलें दागी, जो कि हेडलाइंस बनी। इन्हीं हेडलाइंस पर आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। चर्चा यह भी है कि ईरान की तरफ से अब रूस से बातचीत करने के लिए इनके प्रतिनिधि जा रहे हैं। चर्चा में आ रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में रूस से क्या मदद अपेक्षा करता है ईरान, यह भी जानने वाले समय आने वाले समय में आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम चर्चा करेंगे कि क्या रूस के आने के बाद से स्थितियां बदल जाएंगी। तो साथियों, सबसे पहला सवाल तो यही बनकर आया कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल कैसे हुआ से मतलब कहां से फाइटर जेट्स उड़े थे, कहां जाकर के हमला किया? हमको लोकेशन तो बताई जा रही है कि यहां पर हमला हुआ, लेकिन हमला करने के लिए फाइटर जेट्स ने क्या इजराइल से उड़ान भरी थी, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो, या फिर पर्शियन गल्फ में हो, अरेबियन सी में हो, यहां से उड़कर हमला करने गए थे, या फिर पाकिस्तान में से हमला करने गए थे? हुआ क्या था? हुआ यह था कि आज अमेरिका के फाइटर जेट्स सुबह अल सुबह उड़े थे अमेरिका से ही। और अमेरिका से उड़ते हुए अब आप देखने वाली बात यह है, कहा जा रहा है कि लगभग 37 घंटे का पूरा ट्रेवल प्लान था इन लोगों का। खैर जो भी है, लेकिन चर्चा आप दूरी से नाप सकते हैं। मध्य में अमेरिका के अंदर से ये उड़ते हैं, यहां से उड़ करके इस अटलांटिक सी को क्रॉस करते हैं। पूरा अटलांटिक सी क्रॉस होता है। अटलांटिक सी के क्रॉस होने के बाद में जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हैं। समुद्र ही समुद्र के ऊपर ये वाले फाइटर जेट्स चलते जा रहे हैं। और फिर यहां पर, क्योंकि देखिए ये दूरियां काफी ज्यादा दूरियां कंसीडर की जाती हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में जनरल जो फ्लाइट्स होती हैं उनको कम से कम 15 से 20 घंटे का समय लगता है। ऐसे में आपका फाइटर जेट उड़ रहा है, हमला कर रहा है और फिर लौट के भी वापस आना है। तो ये 37 घंटे के आसपास का मीडिया में न्यूज चल रहा है कि इतने घंटे का ट्रेवल टाइम था। एनीवे, यहां से फाइटर जेट्स उड़ते हैं। व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस है अमेरिका में, वहां से ये बॉम्बर जो हैं ये उड़ते हैं। ये बॉम्बर उड़ करके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होते हुए जिब्राल्टर स्टेट को, और ये जो मैं साझा कर रहा हूं ये यूएस का ही मतलब यूएस के अंदर ही शेयर किया गया, चीफ ऑफ स्टाफ के द्वारा शेयर किया गया डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। इसमें नॉर्थ अटलांटिक सी के बाद में जिब्राल्टर स्टेट, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर इजराइल के ऊपर से होते हुए जॉर्डन को क्रॉस करते हुए इराक के ऊपर से जाकर ईरान पर गोले गिराए। इस पूरे रास्ते में इन्होंने सेफेस्ट रूट फॉलो किया, किसी भी देश के ऊपर से नहीं उड़े। लेकिन किसी को यह डाउट ना हो जाए कि इस तरफ फाइटर जेट्स उड़कर जा रहे हैं, इससे बचने के लिए इन्होंने दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की दिशा में भी अपने बॉम्बर्स उड़ा दिए कि उस तरफ जाओ और जाकर के उस तरफ गोले गिराने जाना है। उधर ईरान नहीं पड़ता, उस तरफ से जाने के लिए आपको वाया चाइना होकर इंडिया के ऊपर से होते हुए ईरान जाना पड़ता। इन्होंने दूसरी तरफ से उड़ा करके लोगों को भ्रमित किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। यह अपेक्षित नहीं था कि इतना लंबा रूट लिया जाएगा, इतना लंबा रूट लिया गया। दूसरा, ये जब फाइटर जेट्स उड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करते हैं। ऐसे में पूरे रास्ते
कुछ और ऐसे हवाई जहाज उड़ते रहे जो फ्यूल के सप्लायर थे, यानी कि इन फाइटर जेट्स में चलते चलते में ही फ्यूल भरा गया। इसमें बहुत बड़ी चीजें आपको जो देखने की है वो ये है कि चला इनको पायलट ही रहे थे। अगर 37 घंटे ये केवल हवा में रहे हैं तो आप पायलट का मानसिक स्तर देखिएगा, स्ट्रेंथ समझिएगा, वो क्या करने जा रहा है और 37 घंटे तक वो एक कुर्सी पर टिक के बैठा है। ये समझने वाली बात है, मतलब तमाम प्रकार की चीजें हैं। एनीवे, रास्ते में पूरी तरह ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ये फ्यूल को रिफ्यूल करने वाले फाइटर जेट्स के अंदर हवाई जहाज थे और इस तरह से ये यहां पर पहुंचते हैं। फॉर्दो, नतांज और इस्फहान में जाकर ये गोले गिरा देते हैं। ये पूरा की पूरा टाइमलाइन है, कितने बजे क्या शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि इस 18 घंटे, इसमें कई जगह 37 घंटे लिखा जा रहा है आने जाने के बारे में, कई जगह 18 घंटे लिखा जा रहा है कि ये पूरा की पूरा जो मिशन था ये 18 घंटे के अंदर चला था। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर लगभग 125 एयरक्राफ्ट का उपयोग किया था और इस 125, देखो यहां पर आ रहा है कि 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री का अपडेट आया, उसमें उन्होंने बताया कि जो बॉम्बर है जिसके बॉम्ब गिराए जाने थे वो B2 स्टेल्थ बॉम्बर थे। 7 B2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान के फोर्डो, नतांज न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया था। यह जानकारी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जनरल डैन केन के द्वारा फिलहाल दी गई कि हमने 125 एयरक्राफ्ट लगाए थे इस पूरे हमले के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में सुबह जो जानकारी दी थी वो दोबारा बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, लेकिन इस हमले के अंदर कुछ इस तरह से चीजों को रखा गया था। कहा गया कि मिसौरी में इनका एक एयरबेस है, वहां से B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और इस तरह से उड़ान भरी कि इस उड़ान को भ्रमित तरीके से लाया जा सके। हमला करने के लिए ये सबसे पहले न्यूक्लियर साइट पर गए और वहां जाकर के इन्होंने बंकर बस्टर बम गिराए थे और ये बंकर बस्टर बम्स जो हैं वो गहराई में जाकर के, मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी बताया था, जमीन के भीतर 60 मीटर तक ये ड्रिल करके अंदर घुस जाते हैं। जैसे अभी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि उन क्षेत्रों को तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, वो ऊपर फटने वाले बम नहीं थे, वो ड्रिल करके अंदर जाकर के 60-60 मीटर तक ड्रिल करके और जो फैसिलिटी है उसको नष्ट करने वाले थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो ये मिसौरी एयरबेस है, यहां से 9/11 के बाद B2, ये जो बॉम्बर जो फेंकने वाले जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी ये अब तक की सबसे लंबी उड़ान मारी जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में 14 बंकर बस्टर बम चलाए गए, 2 दर्जन से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें चलाई गई। लगभग आधा घंटे तक अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान के वायु क्षेत्र में रहे। ईरान का डिफेंस पता ही नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि इन बॉम्बर्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, आप इन्हें रडार से पकड़ नहीं सकते। फिर भी आप रडार से नहीं पकड़ सकते, लेकिन देख ही लो कि ये उड़ रहा, आपके ही उड़ते हुए हवाई जहाज देख लें कि ये उड़ रहा। इसलिए ईरान को चकमा देने का प्रयास किया गया और इसे चकमा देते हुए इन पर हमला करने के लिए भेजा गया। ठीक है, इसके बारे में जो अमेरिका के चीफ ऑफ मतलब डिफेंस हैं डैन केन, उन्होंने कहा कि हमने ईरान को पूरे टाइम भ्रम में रखा ताकि हम उन्हें मौका ना दें कि वो हमारे फाइटर जेट्स को निशाना बना पाए। ट्रंप ने इस बारे में आते ही सबसे पहले जानकारी दी थी, लेकिन जो लोग ये दर्शाना चाहते थे कि देखो ये सारी चीजें एज इट इज हैं, तो निश्चित ही वो एज इट इज दिख भी सकती हैं, क्योंकि इसकी गहराइयों में जाकर के, पहाड़ों की गहराइयों में जाकर के ये फैसिलिटी विकसित की थी। ट्रंप की कुछ तस्वीरें बाहर आई जिसमें वो वॉर रूम के अंदर चिंतन करते हुए अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणनीति बनाते समय कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन, ये सभी सदस्य मौजूद हैं और इस सिचुएशन रूम के अंदर लंबी चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच में लेकिन एक खबर और ट्रेंड होने लगी और वो खबर ये थी कि साहब यहां पे अमेरिका ने भारत के एयर स्पेस का यूज किया है। असल में लगभग 70 से अधिक जगह दुनिया में अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं। बनाने को उसने अपने एयरबेस और अपनी जो सेना की फैसिलिटीज हैं, मतलब एयरबेस 70 से अधिक, इसके न्यूक्लियर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट आप बोल सकते हैं, होने को वो गल्फ के देशों में भी हैं, सऊदी, कतर, यूएई। लेकिन डर इस बात का था कि अगर यहां से उड़ करके हवाई हमला करने कोई जाएगा तो हो सकता है कि ईरान इन देशों को यह कहते हुए कि तुमने उसको अकोमोडेट क्यों किया, तुम पर हमला कर सकता है। लेकिन फेक न्यूज फैलाया जाना शुरू हुआ कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस यूज करने दिया अमेरिका को इस हमले के लिए। देखिए इसमें एक बात समझने योग्य है और वो ये है कि ये आया ही मेडिटेरेनियन सी होते हुए था और आकर के ईरान के ऊपर, पर्शियन गल्फ के ऊपर से उड़कर गोला फेंका है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि भारत उस तरफ पड़ता ही नहीं है, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को बढ़िया तरीके से उठा दिया। इतना तक न्यूज चलने लग गया कि इंडिया का एयर स्पेस यूज हुआ था। खूब जबरदस्त तरीके से लोग ट्रोलिंग पे उतर आए कि इंडिया ने ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस को यूज होने दिया। बाद में पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक करते हुए कहा कि नहीं भैया, कोई इंडिया का एयर स्पेस यूज नहीं हुआ है। यहां पर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो मिसाइलें रूट फॉलो कर रही हैं वही रूट फॉलो किया गया और वहीं से जाकर के इन्होंने हमला किया। बाकी ट्रंप तो अपनी मंत्रमुग्धता में बिजी है ही। यह हमला हो जाता है। इसके बाद ईरान क्या करता है? ईरान इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन करता है और इसके द्वारा खौरशाहर करके एक मिसाइल है वो चलाई जाती है। 30 से अधिक मिसाइलें चलाई जाती हैं, जिसकी तस्वीरें, मतलब आधिकारिक तस्वीरें कही जा सकती हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर साझा हुई तस्वीरें हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ। कहा जा रहा है
कि 20 से ज्यादा टारगेट, बेन गुरॉन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज, इन सबको टारगेट किया गया। साथ ही साथ 23 लोग इसकी वजह से इंजर हुए। मतलब अब इजराइल के ऊपर ईरान के हमले होने शुरू हो गए थे। तस्वीरें आना शुरू हुई कि इन पर हमला उधर हुआ, बदले में इन्होंने इजराइल के ऊपर खूब सारे बॉम्ब दागे। ये तस्वीरें हैं इजराइल में हुए हमले के बाद हुए नुकसान की। मतलब यहां से एक बड़ा सवाल और निकल कर आया कि इजराइल क्या इन हमलों के लिए पहले से तैयार था, कि रिटेलिएशन में उसके ऊपर आएंगी मिसाइलें और वो इस हद तक इजराइल का नुकसान पहुंचा पाएंगी जो आज के सीन में दिख रहा है। क्या इजराइल प्रिपेयर था? ये आने वाले समय में एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल के लिए जो स्थितियां हैं वो मैंने बताई कि इजराइल पर हमले हैं और उसकी तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें चलाई हैं, नुकसान आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी खैबर शैकन मिसाइल भी यूज की थी। खैबर शैकन मिसाइल इसकी आधुनिक और शक्तिशाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी इजराइल तक ही पहुंचना है उस तक की मिसाइल है। और कहा जाता है कि ये अपने आप में खैबर के उस युद्ध से प्रेरित है जिसके बारे में इन्होंने पोस्टर लगाया था। उस खैबर के युद्ध से, मतलब खैबर का जो युद्ध मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, जब खेमनेई ने इजराइल के ऊपर युद्ध की घोषणा की थी। इस मिसाइल का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये हवाई जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा देने की नेचर जानती है। इसमें जीपीएस इनबिल्ट है। ये मिसाइल भी जाकर के अपने टारगेट को बड़ा ही टारगेटेड अंदाज में ब्लास्ट करती है। इस वजह से इन 2 मिसाइलों का, खैबर शेकन मिसाइल का जिक्र होने लगा। पता चला कि ये 1500 किलोमीटर के आसपास तक 1500 किलोग्राम वजन ले जाकर के मारने की क्षमता रखती है। सॉलिड फ्यूल इसके अंदर डलता है। काफी ज्यादा इसे मतलब तेज मिसाइल माना जाता है। ईरान लगातार अपनी तरफ से इजराइल के उन क्षेत्रों को निशाना बना रहा है जिसके बारे में संभवतः इजराइल ने नहीं सोचा होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने क्या किया? इजराइल वापस आता है और ईरान के डिफेंस क्षेत्र पर, अभी रात की थोड़ी देर पहले की खबर है, इजराइल के द्वारा ईरान के डिफेंस पर अटैक किया जाता है। इनकी सेना, इनके जो सैनिक जहाज हैं या फिर इनका जहां जहां पर स्टैब्लिशमेंट है, उनको टारगेट किया जाता है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो दोनों की तरफ से हमले जारी हैं, कोई भी अभी तक युद्ध विराम की बात नहीं हो रही। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब इस पूरी कहानी में दुनिया कर क्या रही है? दुनिया को पता है कि क्या क्या हो सकता है, तो ये लोग जिनके स्टेक यहां पर लीन है वो क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब क्या कर रहा है? क्या उसे टेंशन नहीं हो रही कि पर्शियन गल्फ बाधित हो सकती है? दुनिया के देश कर क्या रहे हैं? तो आइए अब हम एक एक करके सारी चीजों पर चलते हैं। सबसे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दुनिया को बताया गया कि देखिए हम पर हमला हुआ है और अमेरिका ने अनाउंस किया है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी देश की संप्रभुता को कोई देश नहीं लांघेगा, हमारे देश की संप्रभुता को खंडित किया गया, हमारे देश में घुसकर हमला किया गया। यह बात ईरान की मिनिस्ट्री के द्वारा यूएन को भी बताई गई, दुनिया भर को बताई गई। साथ में ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया को इन्होंने अवगत कराया। लेकिन अगर सार में बात की जाए तो सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे हम चिंतित हैं, सब लोग शांति रखो, इराक भी शांति, सब शांति। मतलब ये वाली बात है कि जिस तरह पाकिस्तान ईरान को युद्ध से पहले भड़का रहा था कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हमें बदला लेने का समय आ गया है, अब सारे वो कंट्री जो पाकिस्तान से संभवतया प्रेरित होने की अपेक्षा रखते थे, अब वो सभी कह रहे हैं शांति रखो। ये यमन जैसे जो देश हैं फिलहाल ये अपनी तरफ से बयान ऐसा दे रहे हैं कि हम रेड सी के अंदर जाकर अमेरिका को टारगेट कर देंगे। इसके अलावा दुनिया में जितने भी पैसे वाले देश हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर मैटर करते हैं, सऊदी हुआ या कतर हुआ या ओमान हुआ, ये सब शांति की बात कर रहे हैं। शांति लाओ, बातचीत करो, शांति लाओ, बस इतनी तरह की बातें चल रही हैं। और जो अमेरिका के समर्थक देश हैं वो तो इस बात को ही सही ठहरा रहे हैं कि इनके पास बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था। जैसे यूके के पीएम यही बात बोल रहे हैं कि साहब ईरान के पास तो फैसिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी, अमेरिका ने अच्छा किया इनकी फैसिलिटी को टारगेट कर दिया। यूएन तक, सॉरी, उर्सुला वॉन डेन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो हेड है वो कह रही हैं कि ईरान के पास में बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था, बढ़िया किया। मतलब एक तरह से यूरोप का शुरुआत से अमेरिका के पक्ष में माहौल रहा है और वो अमेरिका के साथ फिर से आते हुए दिखाई दिए। मतलब ना तो कोई इस्लामिक कंट्री ईरान के साथ खड़ा हुआ, हाँ शांति के नाम पर वो ये जरूर है कि हाँ भाई शांति लाओ, डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करो, और जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो फिर से अमेरिका के साथ ही खड़ा दिखाई दिए। इमानुएल मैक्रोन जो मजा लेने की सोच रहे थे, फिलहाल वो भी बातचीत का ही रास्ता अपना रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ वो भी नहीं जा रहे हैं। भारत ने क्या किया? भारत ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और इस बात पर कि भाई तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है इसके साथ साथ अपनी तरफ से मैसेज भी कन्वे किया कि देखिए अंततोगत्वा ये बात बातचीत पर ही जाकर ठहरेगी, ये सारा घटनाक्रम बातचीत पर ही जाएगा। इसके साथ साथ ऑलरेडी आप लोग बातचीत में थे, तो ये हमला कैसे हो गया, ये अपने आप में नेगोशिएशन में किसी बड़े फेलियर की तरफ इशारा करता है। ईरान ने भी अपनी तरफ से इस बात को बताया। ईरान की तरफ से मैसेज आया कि मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान against negotiation is the complete symbol of groundlessness and emptiness of US claim। ये कहते हुए गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री का बयान कोट किया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका ने बिना किसी सबूत के हमला कर दिया है। मतलब
एम्प्टी ग्राउंडलेसनेस, कि उनके पास कोई आधार नहीं था और खोखलापन था अमेरिका के क्लेम में। और उसके बावजूद जो मिलिट्री एक्शन हुआ है वो ईरान के नेगोशिएशंस के, क्योंकि नेगोशिएशन अभी खत्म नहीं हुए हैं, उससे पहले होना, यह उनका खालीपन दर्शाता है। ऐसा ईरान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से कहा है। ठीक है साहब, तो यह भारत का बयान ईरान में जो प्रचलित हो रहा है वो है। सवाल है बाकी देश, रशिया चाइना जैसे देश क्या बोले। खुल करके चाइना इसके विरोध में उतरा, उसने कहा कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं यूएस के द्वारा किए गए इस अटैक को, और इसी के लिए ये लोग अब यूएन का रुख कर रहे हैं। इसी तरह से रूस भी निकल कर आया, उसने भी स्ट्रांगली कंडेम किया कि इस पर हमला नहीं होना चाहिए था। आप और हम क्या कर रहे थे, बातचीत कर लो भाई, झगड़ना नहीं चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी कारण से खबर बनती है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए। ये ताजा अपडेट है कि भैया आप विरोध कर रहे हो तो हमारा पक्ष भी सुन लो और हमारे लिए भी बात कर ही देना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी केवल और केवल निंदा ही की, क्योंकि ये तो वो हैं जो कि उकसा दिए थे। ये तो वो नेताजी हैं जो इस समय पूरी तरह शांत और दुम दबाए बैठे हैं, यूएन की माला जप रहे हैं। ये तो पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्रों को एक करने निकले थे कि सब एक हो जाओ, आज जो इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होगा, निश्चित ही वो आपके साथ भी होगा, ये आपको जानना चाहिए। आपने जिस तरह से लोगों को एक मत करने का प्रयास किया, किसी ने आपकी नहीं सुनी। ये आपको नेता बनने की जो मन में सनक रहती है कि दुनिया वाले लोग सुनेंगे क्योंकि न्यूक्लियर बम है, लोग आपके न्यूक्लियर बम को भी शायद मानते नहीं है। ठीक है साहब, ट्रंप ने आसिम मुनीर को जिस तरह से खाने पे बुलाया, उसके बाद इनकी सेना भी एकदम शांत पड़ी हुई है। पाकिस्तान ने तो इतनी ज्यादा मेहनत कर ली थी कि नोबेल पीस पुरस्कार के लिए, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा पाकिस्तान पर तरस आता है कि भारत के अंदर जो मजाक चल रहा होता है कि ट्रंप को तो साहब शांति का पुरस्कार पहना दो, हम जो मीम बना रहे होते हैं, ये इंडिया का वाकई में सोशल मीडिया पाकिस्तानी लोग पूरे टाइम देखते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति तय करते हैं कि इंडिया में चल रहा है कि अब ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की बहुत ज्यादा मन में है, तो बोले हाँ 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 हमें पता चल गया ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, चलो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल डिमांड करते हैं कि ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब मानसिक दिवालियापन की अति होती है। पाकिस्तान ने ताजा ताजा ये काम किया कि ट्रंप के लिए मांग लिया कि हाँ साहब हम इन्हें नॉमिनेट करते हैं कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हारे पीस का है? कुल मिलाकर के तुमने जो काम किया, इस बात पर तुम बस कंसर्न ही व्यक्त कर रहे हो, तुम ट्रंप की खुश करने में, क्योंकि ट्रंप ने ही ईरान पर गोला चलाया, तुम उसे खुश करने में लगे हो और कह रहे हो कि अब हमें यूएन चलना चाहिए, हम ईरान के साथ यूएन जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन इस पर अमेरिका की तरफ से बयान है कि यदि हमको टारगेट किया गया या हमारे लोगों को टारगेट किया गया तो फिर और घातक परिणाम होंगे। ये इन्होंने पूरी तरह से वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अमेरिका अपने लोगों को लेकर दुनिया भर में जहां भी अमेरिकी हैं उनको लेकर चिंतित है और उनके लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहा है। इसी बीच में एक न्यूज चलना शुरू होती है ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए। ऐसा न्यूज चलना शुरू हुआ। नीचे यहां देखना जरूरी है, उनके लोकल न्यूज चैनल्स के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोले तो ये, इस पर भी हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले सेशन कर दिया था कि यदि हमले हुए तो ईरान की जो मंशा होगी वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की होगी। आज पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया। ये न्यूज आने लगी कि अब पार्लियामेंट के बाद में इनकी एक सुप्रीम कमेटी होती है, उसके पास ये फैसला जाएगा, अगर वो भी कह देती है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब क्या है? दुनिया में अगर मान लीजिए 100 लीटर तेल यूज होता है तो 20 लीटर तेल इसी पर्शियन गल्फ से निकलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आकर जाता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को भी तेल मिलता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो मिलता है, चाइना को, साउथ कोरिया को, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं, जापान, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं जो यहां से जाने वाला तेल यूज करते हैं। ऐसे में अगर ये बंद होता है तो दुनिया की 20% सप्लाई बाधित हो जाएगी। इसकी बाधित होते ही दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, क्रूड की कीमतें बढ़ने लगेंगी। स्पेकुलेशंस हैं कि बाजार जो ब्रेंट का भी $70 प्रति बैरल चल रहा है, ये 100-125 भी क्रॉस कर सकता है। ऐसी मार्केट के अंदर चर्चाएं हैं। अब लेकिन इसका दूसरा सवाल भी है कि अगर 20% ही यहां से रुकता है तो दुनिया में 80% तेल कहीं और से आ रहा है, यानी वाया रूस आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो बहुत सारा तेल रूस से परचेज करते हैं। दूसरा हो सकता है वेनेजुएला से आ रहा हो, अमेरिका से आ रहा हो। तो भारत इस रास्ते के रुकने से इतना चिंतित नहीं है। 20% तेल हम यूज करते हैं जो इस रास्ते से आता है, सॉरी वर्ल्ड यूज करता है। हम 85% तेल इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं। दुनिया के जो भी देश, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, हम उनसे तेल इंपोर्ट, हमने अपने तेल को कई जगह से कलेक्ट करना शुरू किया हुआ है ताकि किसी एक जगह पर डिपेंडेंसी ना रहे। मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी आपसे यह जिक्र करते हुए कहा था कि हम 1980 से 88 के बीच में इराक ईरान युद्ध से यह सीख ले चुके थे कि इस रास्ते को अगर बाधित कर दिया गया तो अगली बार मंदी के दौर में नहीं जाना है। इसीलिए हमें फिलहाल चिंता नहीं सता रही है। ठीक है, ईरान भले ही चर्चा कर रहा हो, लेकिन इस ईरान की चर्चा पर भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका बयान आ गया शाम होते होते कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते उपलब्ध हैं, हमारे पास प्रॉपर सप्लाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक फार साइटेडनेस है, ये दूरदृष्टिता है। निश्चित ही हालांकि बाजार के भाव प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि $100 प्रति बैरल का मामला इधर से था, हम दूसरी तरफ से तेल खरीद रहे थे, वो